आज इस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हिमाचल द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस पत्रकार में वार्ता में हमारे मध्य में सबसे अंत में आदरणीय राजकुमार वर्मा जी, आप हमारे शिमला विभाग के माननीय विभाग संचालक है और इस वार्ता में जो हम सभी से बातचीत करने वाले हैं आप आदरणीय डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा जी। आप हमारे हिमाचल प्रांत के माननीय प्रांत संचालक, इस नाते आपके पास दायित्व है। मेरा निवेदन है आदरणीय डॉक्टर वीर सिंह रांगड़ा जी से हम सभी से आप बातचीत प्रारंभ करें। आज की इस पत्रकार वार्ता में आए हुए सभी पत्रकार बहनें और भाई, मैं आप सबको सादर नमस्कार करता हूं। प्रतिवर्ष इस प्रकार की पत्रकार वार्ता मार्च मास में हम सबके ध्यान होगा कि होती ही है। ये पत्रकार वार्ताएं पूरे देश भर के जो राज्यों के केंद्र हैं उन पर होती है। संघ की अपनी रचना भी है, प्रांत बोलते हैं तो प्रांत केंद्रों पर भी उनको करते हैं। पत्रकार वार्ता का जो हेतु होता है वो प्रतिवर्ष हमारी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक होती है। एक देश के किसी भी भाग में हो सकती है, प्रति 3 वर्ष बाद वो नागपुर में होती है, अन्य 2 सालों में कहीं भी हो सकती है। इस बार की जो पत्रकार वार्ता थी वो हरियाणा प्रांत में पानीपत के पास में समालखा एक स्थान है, पट्टी कल्याण नामक एक स्थान है, वहां पर हमारा ग्राम विकास केंद्र है एक, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, वहां पर हुई। इस बैठक में देश भर से संघ के कार्यकारिणी आती हैं, प्रांतों की कार्यकारिणी, और इस बैठक में, ये जो समालखा में हुई बैठक, इसमें 1438 कार्यकर्ता आए और उन 1438 कार्यकर्ता जो थे वो कुल उपस्थिति का 97.37% था। और ये अखिल भारतीय बैठक होती है तो इसमें संघ के जो परम पूजनीय सरसंघ चालक हैं, परम पूजनीय सरसंघ चालक आजकल डॉक्टर मोहन राव जी भागवत हैं, सर कार्यवाह जी हैं माननीय दत्तात्रेय होसबले जी, अखिल भारतीय कार्यकारिणी के जितने भी वरिष्ठ प्रचारक बंधुगण होते हैं वो होते हैं, और संघ के जो अन्यत्र संघ के साथ संघ की प्रेरणा से चलने वाले जितने विविध संगठन होते हैं, राष्ट्र सेविका समिति से लेकर जितने भी संघ की प्रेरणा से चलते हैं वो सब वहां होते हैं। तो इस प्रकार ये जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा होती है, पूरे देश में से एक सम्यक योजना करके, एक विचार करके बंधु बहनों को वहां पर बुलाया जाता है। इस जो अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा बैठक होती है, इसका हेतु ये है कि अपना जो संघ का कार्य है उसके वो विस्तार कैसे हो रहा है, उसका गुणात्मक का पक्ष क्या है, कार्य विस्तार कैसे हो रहा है, कितना काम हुआ है, कितना करने की आवश्यकता है। और अभी तो एक बात हम लोगों ने अनेक मास से सुन रखी होगी, काफी समय से सुन रखी है कि संघ का शताब्दी वर्ष भी चला है, यानी कि संघ को बने हुए 100 साल हो गए। विजयदशमी सन 1925 को संघ बना था और इस साल की जो विजयदशमी हुई 27 सितंबर को, अभी जो गत 2025 में हुई, तो उसमें संघ को बने हुए 100 साल हो गए थे। तो इस शताब्दी वर्ष में संघ ने योजना कर रखी है कि हमारा कार्य विस्तार कैसा हो, हमारे कार्य की गुणात्मकता कैसे अच्छी हो, हमारे कार्य की रीच कैसे बढ़े, उसको हम सर्वस्पर्शी बोलते हैं, उसका व्याप कैसे बढ़े, सर्वव्यापक कैसे हो हमारा कार्य। इन बातों को लेकर योजनाएं बनती हैं और योजना बनी है ये जो विजयदशमी उत्सव से लेकर
जो इस साल विजयदशमी हुई 2 अक्टूबर को थी विजयदशमी, इस साल 2025 में 2 अक्टूबर को, हमें ध्यान होगा। तो 2 अक्टूबर से अगले साल की विजयदशमी तक कुछ हमने एक प्रकार की योजना बना रखी है कि इन कामों को कर कर अपने काम को बढ़ाना है। उसमें सबसे पहले विजयदशमी का है, और विजयदशमी के बाद का हमने हर घर में जाना, व्यापक गृह संपर्क करने का था। उसके बाद छोटे छोटे स्तर पर मंडल होते हैं संघ में, जैसे हिमाचल में 1055 मंडल हैं संघ के, उन हर मंडलों में कार्यक्रम करना हिंदू सम्मेलन के नाम से। हमने सुना भी होगा, हिंदू सम्मेलन हुए, फिर सामाजिक सद्भाव बैठकें होंगी। इस प्रकार के अनेक कार्यक्रमों की योजना कर रखी है। ये अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा है, विजयदशमी से लेकर आगामी विजयदशमी 2026 तक सारे काम करने एक जैसे, ताकि हमारी आउटरीच बढ़े, हमारा स्पर्श बढ़े, हमारा व्याप बढ़े, हमारी गुणात्मकता काम की बढ़े, भौगोलिक दृष्टि से हर जगह अपना काम हो, इन सब बातों को लेकर। तो जो मैं बता रहा था कि विजयदशमी 2 अक्टूबर को विजयदशमी थी, विजयदशमी के समय, क्योंकि विजयदशमी के दिन संघ की स्थापना हुई थी, तो विजयदशमी के दिन संघ का देश भर में शाखाओं शाखाओं में, क्योंकि शाखाएं लगती हैं संघ की, शाखाओं के जो स्वयंसेवक होते हैं वो अपनी जो उनकी वर्दी होती है, जिसको गणवेश बोलते हैं, उसको पहनकर आते हैं, और लाखों स्वयंसेवक आते हैं। तो इस बार जो जो इस शताब्दी वर्ष को जो विजयदशमी का उत्सव हुआ ना, उसमें कुल देश भर में उत्सव जो हुए विजयदशमी के, वो 62,555 हुए। और उसमें जो उपस्थित स्वयंसेवक होते हैं, जैसे मैं स्वयंसेवक हूं, ये स्वयंसेवक के सारे कार्यकर्ता स्वयंसेवक होते हैं, वो इस प्रकार 32,45,000 से ज्यादा पूरे देश में उपस्थिति रही। जो गृह संपर्क किया हमने, गृह संपर्क भी हर घर में जाना, हमारी ऐसी कोशिश हो कि हम किसी घर को ना छोड़ें। तो देश भर में इसमें 10 करोड़ 2,12,000 से ज्यादा परिवारों में गए हैं देश में, भारतवर्ष में, संघ के स्वयंसेवक। यानी कि आप सोच सकते हैं 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों में गए। और इसमें हिंदू सम्मेलन जो हुए देश भर में, वो हुए 37,048 हिंदू सम्मेलन। तो अगर हिमाचल की दृष्टि से देखना हो तो हिमाचल की यहां पर विजयदशमी के 204 कार्यक्रम हुए, विजयदशमी उत्सव जो होता है 204 कार्यक्रम, और उन कार्यक्रमों में 28,916 स्वयंसेवक उपस्थित हुए, पूर्ण गणवेश में, अपनी ड्रेस पहन के आए, वो टोपी, कमीज, पैंट, जूते काले, वो देखा होगा आपने, वो दंड लेकर ऐसे चलते हुए 28,000, मतलब लगभग 29,000, 28,916 स्वयंसेवक आए उसमें। गृह संपर्क अभियान में हिमाचल की बात बताऊं तो 12,22,000 से ज्यादा घरों में गए हम, 12,22,000 घरों में हमने संपर्क किया है। और अभी क्योंकि ये जो प्रतिनिधि सभा बैठक होती है ना, तो इसमें यह भी देखा जाता है कि संघ कार्य की स्थिति क्या है। उस कार्य की स्थिति को देखते हैं कि हमारी शाखाएं कितनी, क्योंकि संघ की पहचान शाखा से है। शाखा एक व्यक्ति निर्माण का केंद्र होता है। तो देश भर में जो शाखाएं हैं वो पूरे पिछले साल और इस साल को लेकर, ये पिछले साल की विजयदशमी से लेकर इस साल की विजयदशमी को लेकर लगभग 6,000 से ज्यादा शाखाएं बढ़ी हैं भारतवर्ष में, और वो कुल मिलाकर 88,000 से ज्यादा हो गई हैं। उसका पूरा अक्षर सब वृत्त भी है मेरे पास कि कितने हैं वो, 88,000 से ज्यादा हैं वो। और स्थान होते हैं, जैसे शिमला को एक स्थान मानते हैं, शिमला एक स्थान है, शाखाएं काफी हैं यहां पर, शाखाएं अलग अलग हैं, स्थान एक है। तो देश भर में कुल 55,000 से अधिक स्थानों पर शाखाएं बढ़ी हैं, अलग ही हैं। उसके साथ हमारा उससे शाखा से छोटी इकाई जो होती है ना हमारी, उसको साप्ताहिक मिलन होते हैं, वो शाखा जैसी होती है, सप्ताह में एक बार मिलना। ऐसे देश भर में साप्ताहिक मिलन जो हैं वो 32,500 से ज्यादा हो गए हैं, 32,500 से ज्यादा। और महीने में भी एक बार मिलते हैं, उसको मंडली बोलते हैं। वो शाखा जैसी तो नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी लगभग वैसी होती है, देशभक्ति के गीत गाते हैं, समसामयिक बातें वहां करते हैं अपने देश समाज से संबंधित। तो वो इस प्रकार की जो मंडलियां हैं वो 13,000 से ज्यादा हुई हैं, 13,000 से ज्यादा मंडलियां हुई है देश में। और ये जो हिमाचल की बात अगर करें तो हिमाचल में संघ की दृष्टि से सरकारी 12 जिले हैं ना, तो संघ के 26 जिले हैं।
संघ के 26 जिलों में 1045 दैनिक शाखाएं चलती हैं, दैनिक शाखाएं, और वो है 728 स्थानों पर। मिलन जो है वो सप्ताह में जो एक बार लगते हैं वो 283 हैं, और 141 महीने में एक बार चलने वाली, उसको मासिक मंडली बोलते हैं, वो है। ये संघ की जो वर्तमान परिस्थिति और भौगोलिक गुणात्मक दृष्टि से ऐसी स्थिति है वहां पर। तो ये सारी जानकारी संघ की, और जैसे संघ हम सब ने पहले भी सुना होगा कि संघ का वो जो शताब्दी वर्ष चल रहा है, इन शताब्दी वर्ष में हमने अखबारों में भी और हम सबके भी ध्यान आया होगा, 5 परिवर्तन को लेकर काम कर रहे हैं, 5 इश्यूज को लेकर, 5 बातों को लेकर, ताकि हमारा समाज गुणवान बने, हमारा देश श्रेष्ठ बने, हमारा देश अच्छा बने। समाज गुणवत्ता परक होगा तो दुनिया में उसका नाम होगा। देश को अगर श्रेष्ठ बनाना है तो समाज को भी श्रेष्ठ बनना पड़ेगा। तो समाज के अंदर क्या क्या बातें जरूरी हैं, सबको करनी चाहिए। इस प्रकार के इश्यूज को लेकर पंच परिवर्तन के नाम से संघ ने लिया है। पंच परिवर्तन में जैसे पर्यावरण का है, फिर पर्यावरण की स्थिति हम सब जानते हैं, परिवारों में मूल्यों की कितनी आवश्यकता है, ह्रास हुआ है, मैं तो नहीं बोलूंगा बहुत कम है, लेकिन संस्कारों की आवश्यकता है परिवारों में, तो कुटुंब प्रबोधन के नाम से पर्यावरण की कितनी जरूरत है। इस प्रकार की 5 बातों को लेकर संघ जो है पंच परिवर्तन। नागरिक के नाते मेरे कर्तव्य क्या है, एज सिविलियन सिविक सेंस मेरे अंदर कितनी है, उसके बारे में भी जनमानस को जागृत करना। ये पंच परिवर्तन में ऐसे 5 इश्यूज को लेकर संघ में गए हैं। ये पंच परिवर्तन के नाम से 5 बातें संघ इस बार चला रखा है संघ ने। और संघ जो है देश समाज से में जो भी अच्छी बातें होती हैं उनको हृदयंगम कर कर देश के लिए, समाज के लिए क्या अच्छा हो सकता है वो हम करते हैं। अब जैसे देश के जितने भी महापुरुष हैं वो सबके कॉमन होते हैं, वो किसी जाति विशेष के या किसी वर्ग विशेष के नहीं होते। उन्होंने समाज जागरण किया होता है, समाज को महापुरुषों ने एक दिशा दी होती है। इस देश की, समाज की अस्मिता की रक्षा के लिए उन्होंने एक अच्छा मार्गदर्शन किया होता है। जैसे अभी गुरु तेग बहादुर जी का 350वां वर्ष चल रहा था ना शहादत का, तो हम सब जानते हैं गुरु तेग बहादुर जी ने किस प्रकार से बलिदान दिया था इस राष्ट्र की अस्मिता की रक्षा के लिए। तो गुरु तेग बहादुर जी के उस बलिदान दिवस के 365वें वर्ष के उपलक्ष्य में देश भर में 2000 से अधिक कार्यक्रम हुए हैं। हिमाचल में भी हुए हैं। धर्मशाला का मुझे पता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में 2200 से ज्यादा संख्या थी। हमारे हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, तो वो हुए। उसमें भी 7 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे आए इन कार्यक्रमों में, देश भर में 7 लाख से ज्यादा। और वंदे मातरम का भी सब जानते हैं, वंदे मातरम को बने हुए 150 वर्ष हो गए। 1905 में गाया गया था वंदे मातरम का गीत, तो उसके भी 150 वर्ष हो गए हैं। उसकी वर्षगांठ भी, क्योंकि वंदे मातरम एक नई उत्साह, नई उमंग हर व्यक्ति में भरता है जब उसको गुनगुनाते हैं ना, उसको सुनते हैं, उसको गाते हैं, देशभक्ति की प्रेरणा से मिलती है उससे। तो वो पूरे देश भर में ये जो वंदे मातरम का गीत था, इसके 150वें वर्ष को भी मनाया गया हमने। आगामी अभी हमने सुना होगा संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती वर्ष है, उसको भी, क्योंकि गुरु जो 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 संत शिरोमणि स्वामी राम वो जो थे रविदास जी थे, वो तो सामाजिक समरसता के और समाज सुधार करने के कितने वो अच्छी सोच रखते थे। तो सारे हिंदू समाज को वो प्रेरणा देते थे वो कि मिलके रहना चाहिए, समरस रहना चाहिए समाज में, किसी का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए। तो उनके जन्म दिवस के 650वें प्राकट्य दिवस पर पूरे देश भर में योजनाएं चल रही हैं, हम काम करने वाले हैं। संघ करेगा, संत शिरोमणि रविदास जी के नाम से कार्यक्रम होंगे, सामाजिक समरसता की दृष्टि से समाज में सद्भाव बने, समाज में समरसता रहे, इस प्रकार की बातों को लेकर ये चल रहा है। तो ये सारी बातें थी जो इस प्रतिनिधि सभा में मैंने आप सबके समक्ष रखनी थी। जो हमारे इस बार की जो समालखा बैठक में, प्रतिनिधि सभा बैठक में जो मुख्य बातें आई, जो आप सबके समक्ष करनी चाहिए थी, बतानी चाहिए थी, ताकि देश को, अपने प्रदेश को भी पता चले, तो वो आप सबके समक्ष मैंने रखी। इससे संबंधित, प्रतिनिधि सभा से संबंधित कोई अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो हम पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले दिनों जो डिजिटल क्रिएटिव
सम्मानित किया गया। उसमें सवाल भी बहुत सारे उठे कि जिनका समाज से कोई सरोकार नहीं था, जो हमारी संस्कृति का जिन्होंने बेड़ा गर्क कर रखा है, ऐसे भी सवाल है, उनको सम्मानित किया जा रहा है, क्या संदेश? दूसरा मेरा सियासत से जुड़ा सवाल है कि सियासत में संघ की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि पब्लिक परसेप्शन ये है कि अगर आपको बीजेपी की सियासत में आना तो रास्ता आपसे होकर गुजरता है। ऐसा है कि ये जो आप बता रहे हैं पहली वाली बात जो है कि जो जिन लोगों का देश संस्कृति समाज से कोई लेना देना होता नहीं उनको इनाम दिया। ऐसा है कि संघ का एक प्रचार विभाग है। प्रचार विभाग ने सारी बातों को अध्ययन करने के बाद, विचार विनिमय करने के बाद, कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करने के बाद जो उनको ठीक लगता है, अगर ऐसे सुझाव हैं कि क्या कौन क्या कर रहा है तो उसके ऊपर भी ठीक करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम कोई पिक एंड चूज नहीं करते हैं। जो अपने कार्यकर्ताओं को सही लगा वो उसको किया। दूसरा, जहां तक राजनीति की बात है तो संघ का राजनीति से लेना देना कोई नहीं। अगर संघ ने राजनीति करनी होती तो स्वयं नहीं कर लेनी थी। आज दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक सामाजिक संगठन है आरएसएस, तो हम अपने आप राजनीति कर सकते थे। हमारा उद्देश्य तो देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने का है, देश को बहुत अच्छा बनाने का सपना है। संघ का 100 साल से काम कर रहे हैं। राजनीति वाले जो हैं वो तो आपस में, आपको जानते हैं उनके संबंध कैसे होते हैं। राजनीति तोड़ती है, संघ भी मानता है इस बात को। जहां पर राजनीतिक बातें आ जाती है, भावना आ जाती है, वो तोड़ती है। हमारा काम समाज को जोड़ने का है, इसलिए संघ राजनीति नहीं करता। हाँ, राजनीति के इस देश में लोकतंत्र है, अच्छी सरकारें आई, अच्छे लोग चुनकर आए जो देश के भले के लिए काम करें, देश के बारे में सोचें, ऐसे लोगों को चयन करने में हम लोग भी भाग लेते हैं। अच्छे लोगों को चुनने में हम भी सहयोग करते हैं, लेकिन राजनीति का संघ से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन संघ के ही लोग बीजेपी में आ जाते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। ऐसा है कि जा सकते हैं। जैसे मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, अगर मैंने बीजेपी में जाना होगा या कांग्रेस में जाना होगा या सपा में जाना होगा या बसपा में जाना होगा तो मुझे संघ से मुक्त होना पड़ेगा। वो तो ठीक है, लेकिन कुछ लोग संघ में इसलिए जाते हैं। मांगेंगे तो कौन मना करता है? आप बताओ कि किसको मांगा और उन्होंने दिया नहीं। कांग्रेस ने कब मांगा? बीजेपी वाले मांगते हैं कि ये हमें चाहिए जी, ये बंधु, ये कार्यकर्ता, ये बहन चाहिए, भाई चाहिए हमें। डॉक्टर साहब क्या तो क्या अब कांग्रेस वाले मांगेंगे तो कौन मना करता है? मांगने वाले चाहिए ना। आपने कहा कि सियासत में आपका कोई दखल नहीं, लेकिन नहीं, कोई दखल आप ही तय करते हैं है? अप्रत्यक्ष तरीके से सारी सियासत ही ये पब्लिक के परसेप्शन है। नहीं, परसेप्शन इज नॉट रियलिटी। परसेप्शन रियलिटी नहीं होती ना। परसेप्शन तो एक कल्पना भी हो सकती है और जरूरी नहीं है वो सत्य हो। लेकिन मैंने आपको, मेरी बात माननी चाहिए आपको, मैं प्रांत का संघ चालक हूं। जो मैंने कहा कि संघ का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बहुत से लोग जो संघ में जाते हैं वो राजनीति के लिए जाते हैं कि राजनीति का हमारा बैनर खराब सके। ऐसा है जी कि हमने सारे समाज को अपने साथ जोड़ना है। समाज को जोड़ने के बाद फिर जैसा उनको लगता है वो जहां मर्जी जा सकते हैं। फिर संघ में नहीं रहेगा वो। स्वयंसेवक तो वो होते हैं, एक सामान्य साधारण स्वयंसेवक, लेकिन संघ में दायित्व नहीं कभी उसको हो सकता। जाने को कहीं भी जा सकते हैं, सबको छूट है, स्वतंत्र है सब, स्वायत्त है सब। सबसे मेरा एक सवाल है कि अगर संघ का सियासत से लेने देना कुछ नहीं है तो अभी मोहन भागवत जी लखनऊ गए थे तो योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य अलग अलग क्यों मिले उनसे? ऐसा है कि स्वयंसेवक के नाते तो डॉक्टर मोहन राव भागवत जी से कोई भी मिल सकता है ना। अब नहीं, अलग अलग मिलने की तो क्या है उसमें, दो लोग इकट्ठे नहीं भी मिलते हैं, अपनी अपनी व्यवस्थाएं हो सकती हैं। अभी तो हमें कॉमन सेंस की बात है कि केशव प्रसाद मौर्य जी पता नहीं कहाँ, वैसे तो यहाँ जवाब देने का नहीं है, इसका उत्तर प्रदेश का प्रश्न है ये, लेकिन उनके अपने अपने टाइम होंगे, अपना अपना टाइम होगा। योगी जी को पता नहीं कब टाइम मिला, उनको पता नहीं कब टाइम मिला इकट्ठे आने का, वो तो उन लोगों को पता चलेगा कि आप अलग अलग क्यों आए। सर, दुनिया में आज तक जिस तरह की स्थिति है, युद्ध जैसे हालात हैं, भारत अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रहा है। आरएसएस का क्या विचार है? आरएसएस का भी सीधा स्पष्ट स्टैंड है, हिंसा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बातचीत के रास्ते होते हैं, डिप्लोमेटिक रास्ते होते हैं, कोई समस्याएं होती हैं, कोई मतभेद होते हैं, उनको बैठ के सुलझा लेना चाहिए। लड़ाई तो कोई सोल्यूशन नहीं है, उससे जान और माल का हानि होती है। कितना हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। संघ का सीधा मत है कि आप बातचीत करिए, मिलके रहिए, कोई गिला शिकवा कमी है तो उसको दूर करिए, बातचीत करो ना। सर क्या लड़ाई झगड़ा नहीं। यूजीसी गाइडलाइन में भी
पर भी जो है चर्चा हुई है, क्योंकि ये पीछे बहुत एक ज्वलंत मुद्दा था। क्या संघ इस विषय संघ क्या में सोचता है? यूजीसी को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। और सर एडिंग टू दिस और क्योंकि वो तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने उसको रोक दिया है ना, तो चर्चा करने का कोई मतलब ही सर नहीं। जिस तरह प्रतिनिधि सभा की बात आप कर रहे हैं उसकी आलोचना हमेशा इसी आधार पर होती है कि अपने विचारों को लेकर जो प्रतिनिधि सभा है ये कुछ मुद्दों पर रिजिड है। फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन एंड यूजीसी। अच्छा, आप बताने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज योर स्टैंड ऑन रिजर्वेशन एंड प्लस यूजीसी। रिजर्वेशन का संघ का स्पष्ट मत है, जो एग्रीव्ड समाज है ना, जो प्रभावित हुए हैं ना, आप पिछला इतिहास देखें, हम उनके साथ हैं। उसी बात को ध्यान में रखकर वो आरक्षण आया था। नाउ व्हाट इज योर स्टैंड ऑन यूजीसी। हाँ, उसी पर है। यूजीसी पर तो अभी सुप्रीम कोर्ट से रोक लगी है उस पर, अभी हम उसमें वो अच्छा नहीं लगेगा कि हम कुछ बोले। सर हाल ही के दिनों में संजौली में मस्जिद अवैध का मामला आया था सामने। ऐसे में क्या संघ ने इस प्रारूप पर भी काम किया है कि प्रदेश में कितनी ऐसी अवैध मस्जिदें हैं? आपने क्या इस पर भी मंथन किया है क्या? हाँ, ऐसी जानकारी रखते हैं हम हमारे सारे कार्यकर्ता। कितनी मस्जिदें हैं सर, और उन पर किस तरह से संघ कार्य करने जा रहा है? आगामी रूपरेखा आपकी क्या? नहीं, संघ तो नहीं कार्य करता, काम तो संघ समाज करता है। अब जैसे संजौली में हुआ ना, संघ ने थोड़ी नहीं किया, आरएसएस के नाम से कुछ थोड़ी हुआ वहां। खाता तो आपके पास भी होगा ना, जिस नहीं, तरह खाता आपने सब हर गतिविधि का देश में, प्रदेश में, समाज में क्या हो रहा है वो सब जानकारी हमें होती है। तो सर दार्शनिकता के आधार पर बात करेगा, आंकड़ों के आधार पर आप लोग बात नहीं करेंगे क्या? नहीं, वो अब अवैध कोई भी काम नहीं होना चाहिए। पूरी नियमित उनको अनुमति मिली हो तो कोई भी करे वहां पर अपना जो भी कर सकता है, लेकिन अवैध कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे कोई भी समुदाय हो। अवैध को हम नहीं मानते हैं। सर दायित्व परिवर्तन भी हुए क्या प्रदेश कैच कर रहा है हर मंच है, पे? एक बार फिर बोले। सर वंदे मातरम को भाजपा और संघ हर मंच पे कैच कर रहा है, लेकिन विडंबना है कि इसके 2 छंद से आगे किसी को भी इसके बारे में नहीं पता है। तो आपका क्या स्टैंड है सर? वंदे मातरम को जो है इसको सारे छंद इसके आए या इसकी ज्यादा पॉपुलैरिटी हो, कैसे आप इसको आगे बढ़ाएंगे सर? बहन जी, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में काम करता हूं, तो जब से मैं संघ में जुड़ा हूं, जब भी मैं वंदे मातरम गाता हूं तो मैं पूरा ही गाता हूं। संघ में गाते हैं, औरों ने भी, हम सब जानते हैं इसका इतिहास। किन मतलब जिसको बोल सकते हैं मजबूरी बोल लो या अपीजमेंट के लिए किस प्रकार से काट लगाया था। वंदे मातरम के गीत को अगर पूरा सुने आप तो भाव विभोर हो जाते हैं, रोम रोम पुलकित हो जाता है हमारा। भारत माता की जो वंदना वहां पर महिमा बताई गई है ना भारत की, उसको जब सुनते हैं तो रोम रोम पुलकित हो जाता है। लेकिन लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, फिर जिन्होंने उसको रोक दिया उनको नहीं रोकना चाहिए, तो उन्होंने उनके तुष्टीकरण करते हुए उसको रोक लगा दी। हम में से सब जानते होंगे। और जहां तक भी संघ की बात है, संघ में पूरा ही वंदे मातरम गाया जाता है। सर हिमाचल का कौन सा ऐसा सामाजिक मुद्दा आपको लगता है जो आपको चिंतित रहता है वर्तमान? धर्मांतरण, नशा। और उस पर आप क्या काम कर रहे हैं, कहाँ तक पहुंचे? हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, अलग अलग संगठन हैं, वो समय समय पर इस प्रकार की जानकारियां रखते हैं। जहां कुछ करने की आवश्यकता हो वहां करते हैं। जो समाज में दोष हैं, कमियां हैं, चुनौतियां हैं, लव जिहाद है, लैंड जिहाद है, धर्मांतरण का है। सर आपके पास रिकॉर्ड है धर्मांतरण के? हाँ, जानकारियां होती है ना। सर पिछले इस समय से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में लव जिहाद के मामले बहुत ज्यादा हुए हैं। 280 से ऊपर के आंकड़े मेरी जानकारी के अनुसार बढ़ चुके हैं, जो कि यहाँ से हमारी बेटियां हिमाचल से बाहरी लोगों ने यहाँ, तो उसमें संघ का क्या अभी तक क्या कर रहा है? संघ सीधा बोलता है नहीं होना चाहिए, रोकने के लिए क्या? ये इसीलिए कुटुंब प्रबोधन बताया ना मैंने, पंच परिवर्तन है। परिवारों में बच्चों को माता पिता उनके शिक्षकों द्वारा ऐसे संस्कार दिए जाने चाहिए को वो अपना अच्छा बुरा जाने, किसी के चंगुल में न फंसे, किसी प्रकार की जिहाद के चक्कर में न फंसे। और उसमें परिवारों की सबसे बड़ी भूमिका होती है, माता पिता की, बड़े भाई बहनों की, उनको संभालना होता है सारा। कुटुंब प्रबोधन चल रहा है हमारा हर स्थान पर। हमारे कार्यकर्ता जो है, हमारा संघ तो ये तो कुटुंब प्रबोधन एक विभाग है, वो यही काम करते हैं। समाज को कैसे दिशा दी जा सके, परिवारों को कैसे दिशा दी जा सके, अच्छे परिवार बने, संस्कारवान परिवार बने, अच्छे बच्चे हों उनके,
कोई इस प्रकार की चुनौती आए तो उसका वो सामना कैसे ठीक से कर सकें, ऐसे बताया जाता है। कोई ऐसे आंकड़े हैं जो जिनकी घर वापसी हुई है और वो भी है ऐसी जानकारियां आती रहती है। रांगड़ा जी, आपने कहा कि आपको धर्मांतरण का जो इशू है वो बड़ा परेशान करता है, तो देखने में मिला है आपके भी ऐसे बहुत से पदाधिकारी हैं जिनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं। ये स्वदेशी का भाव कहाँ से आएगा? आप मतांतर ऐसा है कि कैसे पाएंगे? वंदे मातरम तो वहां भी नहीं हो। ऐसा है कि अपना काम होता है बताना, कार्यकर्ताओं को भी पता होता है कि अपने बच्चे कहाँ पढ़ने चाहिए, वो जो भारतीय माध्यम से जो शिक्षा मिलती है वहाँ जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बावजूद भी उनके बच्चे वहाँ जाते हैं तो वो सोचते होंगे संस्कार देने का उनका अपना रखते होंगे वो, लेकिन संघ कभी नहीं कहता कि आप कॉन्वेंट एजुकेशन लीजिए। हमारी अपनी शिक्षा भारतीय शिक्षा प्रणाली है, उसमें पढ़ने के लिए ही आग्रह करते हैं। सर, एक देश और प्रदेश के मुद्दा जो बार बार सामने आता है वो होता है कि डेमोग्राफिक चेंज की बात हो रही है। सर, उस पर क्या कदम उठा रहा है और किस तरह से देख रहे हैं? डेमोग्राफी चेंजेस का तो बहुत बड़ी चुनौती है हिमाचल में, नहीं पूरे देश भर में। देश भर में भी क्या सैकड़ों हजारों वर्षों से ही है। डेमोग्राफी चेंजेस के कारण ही तो पाकिस्तान बना है, डेमोग्राफिक चेंजेस के कारण से तो बांग्लादेश बना है। आज असम में देख लीजिए स्थिति क्या है, कितने जिले जो हैं वो पूरी तरह से हिंदुओं विहीन हो गए हैं। कश्मीर में देख लीजिए हालत, ये तो सब जानते हैं, बहुत बड़ी चुनौती है वो, बहुत बड़ी चुनौती है। समाज जागरण का काम करता है संघ, समाज जागरण का समय पर और सदैव करने वाले काम जो होते हैं उसके माध्यम से समाज के साथ सजीव संपर्क रखता है संघ। ये नहीं होना चाहिए। शासन में प्रशासन में जहां बताने की आवश्यकता हो वहां बताते भी हैं कि ऐसा हो रहा है, ये ठीक नहीं है। जैसा करने की आवश्यकता होती है वैसे करते हैं ना। एक सर, ये वेस्ट एशिया में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसी से रिलेटेड है। जैसे आपने कहा कि डेमोग्राफी चेंज हो रही है। रिसेंटली ईरान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमेनी वाज किल्ड एंड पीपल हेज प्रोटेस्ट in all over India, Kashmir, UP, Bihar, where this minority community is dominated. And आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में your senior leader हसरा बोले some name, he acknowledged it. हौस बोले जी, he acknowledged it कि अगर लोगों को उनसे sympathy है तो they can do protest and वो कुछ expert कर सकते हैं। तो डू यू नॉट थिंक कि ये आपका जो स्टैंड है आरएसएस का कि उनकी निष्ठा वहाँ जुड़ी हुई है, दूसरे देशों में है, उससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं? दत्तात्रेय होसबोले जी ने मुझे तो ध्यान नहीं है कि ऐसा कहा हो कि उनकी निष्ठा हो तो वो कर सकते हैं। संघ तो ऐसा कभी नहीं करेगा, बोलेगा नहीं। वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही एक्नॉलेज इट कि अगर कोई अपना रोष व्यक्त करना चाहता है, हाँ रोष तो कर सकते हैं व्यक्त। हमने बोला ना संघ हिंसा में विश्वास नहीं करता। हम कभी अमेरिका को भी नहीं सपोर्ट करेंगे, हम इजराइल को भी सपोर्ट नहीं करेंगे इस प्रकार के इश्यूज में। हम ईरान का भी विरोध नहीं करेंगे, ईरान का भी पक्ष नहीं लेंगे। आपका फिर कोई स्टैंड नहीं रहा, न्यूट्रल है हमारी संघ किसी भी जहां समय आया उसी हिसाब से नहीं। अब संघ इस प्रकार के काम नहीं करता ना, इस प्रकार के कि अब विदेशों में जाके वो आप उनके वो जो समस्या है उनको सेटल करिए। But my concern is कि अगर इंडिया में if somebody is killed outside, yes, आतुल्लाह खुमानी और इंडियन मुस्लिम, संघ does not believe in killing of anyone. संघ condemns the killing, assassination of anyone, whosoever is there. और जो पर्सनल रिफ्ट है उनकी, तो they must settle it at their own, diplomatically, using dialogues, etc. By अगर वो if they need some sort of mediation from our country, certainly our government will do that. सर, क्या आप हिमाचल के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, इसमें तो कोई चर्चा करने की बात ही नहीं, करते हैं ना। आप गवर्नमेंट से बात करेंगे इस संदर्भ में? है जी, क्या गवर्नमेंट से आप इस संदर्भ में बातचीत करेंगे? क्या करते हैं, रहते हैं हम। जब भी हम मिलते हैं, ऑन रिकॉर्ड्स हों चाहे ऑफ द रिकॉर्ड हो, जब भी हमारी ऐसी इंटरेक्शन होती है तो हम इस बात को करते हैं ना। आप क्या बोले थे पीछे? आपने डिमांड कब इन फ्यूचर कब रेज करेंगे? हाँ, तथ्यों पे, दार्शनिकता को छोड़ के अगर आप नहीं, दार्शनिक बात तो संघ करता ही नहीं है, संघ तो व्यवहारिक बात करता है। नहीं, व्यवहारिक तौर पर या प्रदेश सरकार से कब इस मसले को उठाए? कब आपने पिछली उसमें कब ये मसले उठाए थे? थोड़ा सा आप तथ्यात्मक दृष्टि से बताएं। नहीं, अब इस प्रकार के काम जो होते हैं ना वो शासन ने करने होते हैं। अब आप लोग भी जैसे इतने पत्रकार भाई बहन हैं, आप भी मिलते रहते हैं, आप भी उनको, आपको कुछ चैलेंज लगे
कोई ठीक करने की बात लगे तो चाहे सरकार का कोई भी पक्ष हो विपक्ष हो, आप सुझाव देते हैं। वैसे हम भी देते हैं, हम भी मिलते हैं अक्सर, तो हम भी सुझाव देते हैं कि ऐसा होना चाहिए। बाकी करना तो उन्होंने ही होता है, शासन प्रशासन ने। हम तो सुझाव देंगे ना। आप सबका धन्यवाद। ठीक है।